हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अभी हाल ही में जो सरकार है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लेकर आई है। लेकिन इसको लेकर देश में काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। तो ये विरोध क्यों किया जा रहा है और इस बिल में ऐसा क्या क्या कहा गया है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में हमारी कंट्री में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2022 वो संसद में पेश किया गया और अब इसे आगे कार्यवाही के लिए या फिर विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति के पास भी भेज दिया गया है। लेकिन इसको लेकर कई सारे राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विरोध क्यों किया है और ये जो विधेयक है या फिर ये जो बिल है इसमें क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्युत संशोधन विधेयक 2022 क्या है और इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो किसी भी एरिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको बिजली आपूर्तिकर्ता के वितरण नेटवर्क तक खुली पहुँच प्रदान करना है और उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदाताओं को चुनने की अनुमति देना है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाऊं तो अभी तक किसी भी एरिया के जो भी इंजीनियर्स होते हैं उन तक जो उनकी जो पहुंच है वो जितनी भी बिजली आपूर्ति करता है उन तक आसानी से हो सके। यानी कि अगर किसी भी एरिया में जो भी बिजली आपूर्ति करने वाले हैं उसके अलावा वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो पहुंच है वो आसानी से हो सके। इसके अलावा वहाँ के जितने भी उपभोक्ता हैं उनको जो भी बिजली चुननी है या फिर हम लोग कहें वहाँ पर जितनी भी बिजली प्रदान करने वाली कंपनियां हैं तो उपभोक्ताओं के पास ये विकल्प रहे कि वो किससे अपनी बिजली प्रदान करना चाहते हैं, किससे अपनी बिजली जो है वो लेना चाहते हैं। तो इसी की एक खुली प्रक्रिया या फिर हम लोग कहें एक खुली पहुंच प्रदान करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। यानी कि जितने भी वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और वहाँ की जो बिजली आपूर्तिकर्ता कंपनियाँ हैं उन दोनों के बीच में आपस में बहुत ही आसानी से पहुँच हो सके, जो भी नेटवर्क है उसके ज़रिए बहुत आसानी से पहुँच हो सके। इसके अलावा वहाँ के जितने भी उपभोक्ता हैं उनको किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमति मिले। यानी कि उन पर कोई बाइंडेशन ना हो, उन पर कोई बाध्यताएं ना हो कि उन्हें किसी एक ही कंपनी को चुनना है। वो जिसे चुनना चाहते हैं, जिससे बिजली लेना चाहते हैं वो ले सके। तो इसकी अनुमति देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है ये विद्युत अधिनियम जो 2003 का है उसमें संशोधन करेगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय लाया गया था। यानी कि अगर हम लोग कहें तो जो फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर आया गया था या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आया गया था वो 2003 में लाया गया था और उस टाइम हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देखने को मिली थी। उसके बाद फिर 2007 में इसे पहली बार संशोधित किया गया था और इसमें क्रॉस सब्सिडी शब्द को जोड़ा गया था। यानी कि एक्ट जो है वो 2003 का है। उसके बाद इसे एक बार 2007 में संशोधित किया जा चुका है। उसके बाद फिर 2014 में भी, 2015 में भी इस तरीके से कई बार जो है इसमें संशोधन करने के प्रयास किए जाते रहे हैं, संशोधन के लिए बिल लेकर आए जाते रहे हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो 2017 से लगातार इसे संशोधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि हर साल जो विद्युत संशोधन बिल है वो लेकर आया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये एक्ट नहीं बन पाया है क्योंकि जो मेन एक्ट है वो 2003 का है और उसमें संशोधन के बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, बार बार बिल लेकर आया जा रहा है। और जब ये बिल जो है वो दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो फिर वो एक्ट बन जाता है। लेकिन इसको लेकर देश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से अभी ये जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट जो अगर हम लोग कहें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो 2003 में लेकर आया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद इसे पहली बार 2007 में संशोधित किया गया था और इसमें क्रॉस सब्सिडी शब्द जोड़ा गया था। इसके बाद 2017 से लगातार इसमें संशोधन के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जो 2022 में बिल लेकर आया गया है उसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो सरकार जो है
वो क्या-क्या परिवर्तन करना चाहती हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला प्रावधान है वो ये है कि एक ही क्षेत्र में कई डिस्कॉम कंपनियाँ एक साथ भेदभावपूर्ण पहुँच के साथ कार्य कर पाएँगी। यानी कि अभी तक ये होता था कि एक एरिया में केवल एक ही डिस्कॉम कंपनी हुआ करती थी। डिस्कॉम कंपनियाँ बिजली आपूर्ति कंपनियों को ही कहा जाता है। तो लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि एक ही एरिया में कई सारी डिस्कॉम कंपनियाँ हुआ करेंगी और वो बिना किसी भेदभाव के आसानी से जो भी वहाँ के उपभोक्ता हैं वो जिस कंपनी से बिजली लेना चाहें वो उससे ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो सरकार लागू करना चाहती है। इसके अलावा बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी कि जब बहुत सारी कंपनियां होंगी तो इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। तो ये भी सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा ग्राहकों को अपनी बिजली आपूर्ति कर्ता चुनने का विकल्प होगा, जैसे इंटरनेट या टेलीफोन सेवा प्रदाता चुनते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें जैसे कि अभी हम लोग इंटरनेट चुनते हैं, टेलीफोन के लिए सेवा चुनते हैं, जैसे कि इंटरनेट आप लोगों को एयरटेल का लेना है, जियो का लेना है, आइडिया का लेना है। इस तरीके से हर जो भी उपभोक्ता है, जो भी कंज्यूमर्स हैं वो अपने तरीके से चुनाव करते हैं। तो इसी तरीके से अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों का भी चुनाव कर सकेंगे। उन्हें जिस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से अपने घर में, अपने एरिया में बिजली लेना है वो उससे अब ले सकते हैं। तो ये जो है वो सरकार का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डिस्कॉम के बीच प्राइस वॉर को रोकने के लिए बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग कहें जो भी डिस्कॉम कंपनियां हैं उनमें प्राइस वॉर होती रहती है, यानी कि वो क्या प्राइस रखें इसको लेकर उनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। तो इसको रोकने के लिए भी जो भी अब इलेक्ट्रिसिटी रेट होगा वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और वो सभी डिस्कॉम कंपनी के लिए मान्य होगा। तो ये भी सरकार एक प्रावधान करने जा रही है। इसके अलावा आर्थिक संकट से जूझ रही डिस्कॉम कंपनियों की मदद के लिए चरणबद्ध और समयबद्ध टैरिफ का भी प्रावधान किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग जो भी डिस्कॉम कंपनियां हैं वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही हैं, तो उनसे भी उभारने के लिए सरकार जो है वो चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से टैरिफ का निर्माण कर रही है। टैरिफ का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी इसका एक प्रमुख प्रावधान है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लाइसेंसिंग प्रक्रिया में तेज़ी लाना भी इसमें शामिल किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग कहें कोई भी जो कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों से अगर लाइसेंस लेना चाहता है या फिर कोई भी कंपनियां हैं अगर वो लाइसेंस लेना चाहती हैं तो उसमें बहुत जल्दी तेज़ी लाई जाए या फिर उन्हें जल्दी लाइसेंस प्राप्त हो सके, ये भी सरकार का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। और इसमें सरकार ने ये प्रावधान किया है कि अगर 90 दिनों में लाइसेंस नहीं मिल पाता है तो वो खुद लाइसेंस की प्राप्ति कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग कहें जो भी डिस्कॉम कंपनियां हैं वो 90 दिनों के अंदर अगर लाइसेंस प्रदान नहीं कर पाती हैं तो जो भी कंज्यूमर्स हैं उन्हें लाइसेंस की स्वतः प्राप्ति वो कर सकेंगे। तो ये भी इसमें एक प्रमुख प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिजली क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वितरण लाइसेंसदारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए भी प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। यानी कि वहाँ पर जितनी भी जो बिजली प्रदान करने वाली कंपनियां हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया है तो उनकी दक्षता में भी, उनकी क्वालिटी में भी, उनकी क्वांटिटी में भी सुधार किया जा सके, उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, ये इसके लिए भी सरकार ने प्रमुख प्रावधान किए हैं। इसके अलावा नियामकों यानी कि जो रेगुलेटरी कंपनियां होती हैं वो भी निर्वहन किए जाने वाले कार्यों को मजबूत करना, ये भी सरकार का एक प्रमुख प्रावधान किया गया है। यानी कि वहाँ पर जितनी भी रेगुलेटरीज होती हैं यानी कि जो भी इन बिजली कंपनियों को नियंत्रित करने वाली कंपनियां हैं वो अपने कार्यों का सही तरीके से निर्वहन कर पाएँ, उनके कार्यों को मजबूती मिले, ये भी सरकार का एक प्रमुख प्रावधान किया गया है। तो ये जो है वो इस नए बिल में कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। तो अब इन प्रावधानों को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। तो अब विरोध क्यों किया जा रहा है हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो भी विरोध कर रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि सरकार ने अभी जो संशोधन पेश किए हैं वो भारत के संविधान के संघीय ढांचे और मूल ढांचे का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी कि मैं अगर आप लोगों को सिंपल वे में बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का एक विषय माना जाता है, जिसमें जो अधिकार होता है कानून बनाने का वो राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों के पास होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो बिल लेकर आया जा रहा है उसमें राज्य सरकार की सहमति नहीं है। वो
केवल केंद्र सरकार अपनी मर्जी से लेकर आ रहा है, तो इस वजह से भी राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, या फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके द्वारा इसका ये कहकर विरोध किया जा रहा है कि सरकार जो है वो संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है, इसके अलावा मूल ढांचे का भी उल्लंघन कर रही है। तो ये है जो है एक पहली प्रमुख वजह बताई जा रही है जिसको लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, किसानों और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए मुफ्त बिजली अंततः खत्म हो जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है विपक्ष की पार्टियों के द्वारा। यानी कि अगर हम लोग कहें कि अभी जो भी सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके ज़रिए ऐसा भी बहुत सारे गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, इसके अलावा जो किसान हैं, वो कई एरिया में हमें ये देखने को मिलता है कि मुफ्त में बिजली उनको अभी भी प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रक्रिया भी ख़त्म हो जाएगी, या फिर अगर हम लोग कहें इस विधेयक के द्वारा ये जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर उन्हें मुफ्त में बिजली नहीं मिल पाएगी। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो जो भी निजी लाइसेंसधारी होंगे वो औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ वाले क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना पसंद करेंगे। यानी कि सरकार अगर इसमें सरकारी डिस्कॉम कंपनियों के अलावा निजी कंपनियों को भी बिजली आपूर्ति करने का जो अधिकार दे रही है, तो निजी कंपनियां जो ज़्यादातर होती हैं वो अपने लाभ को ध्यान में रखती हैं, तो वो लाभ वाले क्षेत्रों में ही बिजली की आपूर्ति ज़्यादा करेंगी। और अगर ऐसा होगा तो जो सरकारी डिस्कॉम से मुनाफा वाले क्षेत्र जो हैं वो छिन जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग कहें जब इसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हो जाएगा तो जो सरकारी डिस्कॉम कंपनियां हैं उनके जो मुनाफा वाले क्षेत्र हैं वो छिन जाएंगे, क्योंकि वहां पर निजी कंपनियां जो हैं वो अपना अधिकार स्थापित कर लेंगी। तो इस वजह से जो सरकारी डिस्कॉम कंपनियां होंगी वो घाटे में चल रही कंपनियां बन जाएंगी। तो इससे जो हम लोग कहें सरकारी डिस्कॉम कंपनियां हैं वो पूरे तरीके से बंद हो जाएंगी। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ऐसी भी आशंका लगाई जा रही है। हालांकि इसके कोई पूरे प्रमाण तो नहीं है। तो ये जो है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जब निजी कंपनियां विफल होती हैं तो उपभोक्ताओं को सबसे अधिक नुकसान होता है। यानी कि जब इसमें निजी क्षेत्र का ज़्यादा प्रवेश देखने को मिलेगा, तो जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि निजी कंपनियां जो होती हैं वो ज़्यादातर अपने लाभ को हम लोग कहें प्राथमिकता देती हैं, लाभ पर ज़्यादा फोकस करती हैं, और जब वो फेल हो जाती हैं तो जो भी वहाँ के कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनको लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने इसके पक्ष में अपना तर्क भी दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार किसी भी संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रही है, और ना ही इससे गरीबी या फिर जो किसान हैं उनकी सब्सिडी छीनी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ आशंकाएँ लगाई जा रही हैं, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये जो है वो पूरा आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो बिल लेकर आया जा रहा है वो क्या है, उसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं और उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आप लोगों को एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, एमपीपीएससी प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसेट और एनसीईआरटी का भी सिलेबस, इसके अलावा एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल के अलावा हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।